नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे हैं। मुख्य सचिव गढ़वाल, कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि दून यूनिवर्सिटी में सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देहरादून में राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव गढ़वाल, कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह सम्मेलन देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी सौरभ जी ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके अगले ही वर्ष 2015 में स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी और पहली बार भारत में नौजवानों को, युवाओं को स्किल देने के लिए, उनको उनकी प्रतिभा क्षमता को बाहर लाने के लिए कि जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन साधन और संसाधनों के अभाव में उनका स्किल दबकर न रहे, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया था। ये पहली बार भारत सरकार ने शुरुआत की थी और इस पहल का उद्देश्य था कि हमारे युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुरूप उत्कृष्ट और व्यावसायिक रूप से अच्छा एक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और इससे निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार की ओर जोड़ा गया, रोजगार की ओर बढ़ाया गया। बल्कि आत्मनिर्भर जो भारत का एक संकल्प है, उसमें भी हमारे नौजवानों की, युवाओं की भूमिका को उसमें सम्मिलित किया गया। साथियों, कौशल विकास केवल आज रोजगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये भविष्य की अनिवार्यता भी है। भविष्य के लिए नेसेसिटी है कि इस क्षेत्र में सभी को काम करना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है, ऑटोमेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल अब वही देश टिक पाएंगे, वही देश वहां एग्जिस्ट कर पाएंगे जो अपने मानव संसाधन को समयानुसार प्रशिक्षित करेंगे। आज हमारी सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में युवा शक्ति को पूरी तरह से प्राथमिकता देते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ हम इस दिशा में निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है केवल रोजगार से। और चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास आघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं
अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हां, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350-300 करोड़ घर में से निकलते थे और उसके बाद जो काउंट करने वाली मशीनें थी वो हीटअप हो जाया करती थी। अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते, उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप है, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे। महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था। इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये तो वो पार्टियां हैं, यहां सिर्फ आरोप की बात नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, वोट फॉर कैश। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया। परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है। यानी अब कोई पैसा लेकर वोट देकर बच नहीं सकता। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, आप तो साहब सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले हैं। और आप देखिए, संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इन उत्तराखंड को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 31 मार्च तक लोगों को मिलेगी घर की सौगात। 1875 लोगों को अपने आवास की सौगात मिलेगी। खटीमा में भी बस अड्डे का काम लगभग पूरा हो चुका है। शहरी विकास मंत्री ने समीक्षा बैठक की है। प्रेमचंद अग्रवाल ने काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। उधम सिंह नगर जिले में अगले साल 31 मार्च को
1875 लोगों को अपने आवास की सौगात मिलेगी। उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। मंत्री ने कहा कि किच्छा में लगभग 6300 करोड़ माफ कीजिएगा, किच्छा में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। खटीमा में करीब 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डा बनकर लगभग तैयार हो गया है। हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ, और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर में हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया जो लगभग अभी अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी ये अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। बागेश्वर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। विश्व शौचालय दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें, जिलाधिकारी बागेश्वर ने लोगों के साथ संवाद भी किया है। बागेश्वर शौचालय निर्माण में पहले नंबर पर है। 1 हफ्ते तक यह स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की देखरेख में बागेश्वर में विश्व शौचालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई ने जिले के ग्राम प्रधानों और समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई का कहना है कि बागेश्वर जिला शौचालय निर्माण में पहले नंबर पर है। स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह के रूप में 1 हफ्ते तक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगणों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, सम्मानित ग्राम प्रधानगणों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। तो उसमें सभी को ये दिखाया गया है, यही बताया गया है कि शौचालयों का जो हमारा निर्माण हुआ है ODF फ्री है हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जो शौचालय हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, उनको और अधिक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ विकसित किया जाए, और कहीं पे अगर डिफंक्ट शौचालय हैं तो उनको भी ऐसी स्थिति में लाया जाए कि वो पूरी तरीके से सस्टेनेबल रहें। और साथ ही साथ जो हमारे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए, जहाँ पर भी अगर उनका निर्माण हो रहा है या अभी कहीं पे वो डिफंक्ट हैं तो उनको पूरी तरह से फंक्शनल स्थिति में लाया जाए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों को फटकार लगाई है। सशक्त उत्तराखंड को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कई सचिव गायब रहे। CS ने फटकार लगाई है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक से गायब रहे सचिवों को अपने कार्यालय में तलब किया और जमकर फटकार लगाई। उन्होंने समीक्षा बैठक में अपने स्थान पर अधीनस्थों को भेजने की प्रवृत्ति पर गहरी नाराजगी जाहिर की और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य सचिव ने सोमवार को अपने कार्यालय में सशक्त उत्तराखंड @25 की तकनीकी समिति की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में राज्य के विकास के रोड मैप पर कार्य की प्रगति की समीक्षा होनी थी, लेकिन कई विभागों के सचिव इस बैठक में नहीं पहुंचे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग की है। सरकार से यह मांग की गई है शीतकालीन 4 धाम यात्रा
की शुरुआत करने की मांग की गई है। अपने स्तर पर शुरू करें शीतकालीन चारधाम यात्रा। 16 दिसंबर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। नेगी ने दिए हैं टाइल्स के लिए, इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए। इसको भी हम लोग इसके आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर रहे हैं। जल जीवन मिशन योजना में सारकोट पेयजल योजना के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है, जिससे कि लगभग 222 परिवारों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलेगा। और मनरेगा में भी हमारे यहाँ के 639 पंजीकृत श्रमिक हैं। कुल व्यय विगत 2 वर्षों में 44 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पर व्यय हुई है। प्रधानमंत्री आवास 16 यहाँ लग गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन 87 लगी है। विधवा पेंशन 41, विकलांग पेंशन 7। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हमारे 16 समूह यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं समूह की सभी बहनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर स्वयं सहायता समूह और समूह के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं वो अच्छे से अच्छा आज उत्पाद बना रही हैं, अच्छी पैकेजिंग कर रही है, अच्छी साफ सफाई से काम कर रही हैं और उनके बनाए हुए उत्पाद पूरी दुनिया के अंदर आज उसकी डिमांड भी होने लगी है। आप सब लोगों को उत्पाद बनाने के बाद उसको बाजार में ले जाने के लिए, विपणन करने के लिए कोई परेशानी न हो, हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की थी। आप सबको पता है, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना शुरू कर रखी है। इसके साथ ही अभी पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए थे, तो हमने उनके हाथ से हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका भी उद्घाटन कराया था। अब उस ब्रांड के माध्यम से पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर आपकी मांग बढ़ी है और मैं बधाई इस बात के लिए दे रहा हूं कि एक क्रांति आ गई है। मैं जिस जिले में जा रहा हूं वहां जो समूह की बहनों की प्रदर्शनी है, जो उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, सिलाई के, बुनाई के, खाने के, अन्य प्रकार की, इतने अच्छे अच्छे बना रहे हैं कि बहुत बार मुझे लगता है कि जिनको बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसा उत्पाद बनाती हैं उनसे भी अच्छा उत्पाद अब हमारी बहनें बना रही हैं। ये हमारा क्रम अब जारी रहेगा तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी क्रांति होगी। और लखपति दीदी योजना में भी 1 लाख बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं और अगले 1 साल में हमने 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। जो छूट गई हैं उनको भी लखपति दीदी बनाना है, जो समूह से नहीं जुड़ी हैं उनको भी समूह से जोड़ना है, उनको भी उन योजनाओं का लाभ दिलाना है, उन तक वो सहायता पहुंचानी है जो हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली से भेज रहे हैं समूह की बहनों के लिए या राज्य के अंदर। तो देखिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर, जो पहले हमने आपको बताई थी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान सामने आया है। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की उन्होंने मांग की है और अपने स्तर पे वो शुरू करने की भी बात कर रहे हैं। 16 दिसंबर से इसकी वो शुरुआत करने वाले हैं। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम की कपाट जो हैं वो बंद हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, लेकिन दूसरे जगहों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण।
आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति 26 नवंबर से समिति के संयोजक मोहित डिमरी के नेतृत्व में दून में भूख हड़ताल करेगी। देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में कई सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना देंगे। खबर रुड़की से है, जहां पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा अस्पताल पर फूटा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजन ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला को लेबर पेन होने पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे, जिसके बाद डॉक्टर्स ने महिला का ऑपरेशन किया। परिजनों को बिना जानकारी दिए डॉक्टर्स की ओर से महिला की मौत होने के बाद उसे हाई सेंटर भेजा जा रहा है। मामले की जानकारी होते ही परिजनों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।